वो कमाल का मंसूबा साज था। उस वक्त के लोग उसे जीनियस कहा करते थे। पूरी दुनिया में उस वक्त उससे मशहूर लीडर कोई नहीं था। आज दुनिया उसे जिस रूप में जानती है, वो कभी ये नहीं बनना चाहता था। वो तो एक मुसव्विर बनना चाहता था। वो दुनिया को अपने फन से महसूस करना चाहता था। मगर जब उसके हाथों ने हथियार पकड़ा तो पूरी दुनिया उसके खौफ से कांप उठी। आज उसके जाने के सालों बाद भी दुनिया में उसकी फैलाई गई तबाही के असरात मौजूद हैं। एटम बम से लेकर फ़ज़ाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिज़ाइन इसी की लेबॉर्ट्री में बनाए गए थे। इस वीडियो में आप हिटलर से जुड़ी 35 ऐसी बातें जानोगे जो यकीनन आपने पहले नहीं सुनी होंगी। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 तक हिटलर को कोई नहीं जानता था। वो एक आम सा शख्स था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हिटलर आर्मी में एक पोस्टमैन की जॉब करता था। वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम चल रहा था। 28 सितंबर 1918 के दिन एक बरतानवी फौजी के निशाने पर एक जर्मन फौजी था। बरतानवी फौजी ने देखा कि इस जर्मन फौजी के पास कोई हथियार नहीं है, सो इसने इस जर्मन फौजी पर रहम खाकर इसे जिंदा छोड़ दिया। मगर यह बरतानवी फौजी नहीं जानता था कि उसने जिस शख्स पर रहम खाया है वो शख्स वर्ल्ड वॉर 2 की वजह बनेगा और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां निकल जाएगा। इस बरतानवी फौजी का नाम हेनरी था और इसने जिसे जिंदा छोड़ा था उसका नाम अडोल्फ हिटलर था। वर्ल्ड वॉर 1 का यह वाक़या हिटलर ने उस वक्त खुद सुनाया था जब उसने एक न्यूज़पेपर में हेनरी की तस्वीर देखी थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हेनरी की तस्वीर है जिसने हिटलर को जिंदा छोड़ा था। और ये है हिटलर की तस्वीर। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पोस्टमैन की ड्यूटी कर रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मन फौज पर जहरीली गैस से हमला किया तो फौजियों ने गैस से बचने के लिए मास्क लगा लिए, मगर हिटलर की मूंछें बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो मास्क से बाहर रह जाती थी। उस वक्त हिटलर ने अपनी मूंछें मास्क के हिसाब से कटवा ली और इस तरह वो चेहरा सामने आया जिससे दुनिया आज वाकिफ है। बरतानवी फौज की तरफ से फैलाई गई जहरीली गैस की वजह से कुछ टाइम के लिए हिटलर की आंखें चली गई थी, मगर बाद में इलाज के बाद हिटलर ठीक हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर ने एक सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। इस पार्टी में ज़्यादातर वो जर्मन लोग और फौजी शामिल थे जो जर्मनी की शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। ये वही पार्टी थी जो आगे चलकर नाजी पार्टी में तब्दील हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 की शिकस्त के बाद जर्मनी से ना सिर्फ उसके कई इलाके छीन लिए गए बल्कि जर्मनी को मजबूर किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से फ्रांस समेत जो आलमी ताकतों का नुकसान हुआ है वो इसका हर्जाना अदा करे। हर्जाने की रकम 96,000 टन सोने के बराबर थी। ये जर्मनी के लोगों के लिए बहुत जिल्लत की बात थी क्योंकि नाजी पार्टी जर्मनी पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ थी, इसलिए ये अवाम में बहुत जल्द मकबूल हो गई। हिटलर में कमाल की स्पीचिंग पावर थी। वो अपने अल्फाजों से लोगों में जोश और जज्बा भर देता था। वो अपनी स्पीच के ज़रिए लाखों के मजमे को घंटों तक रोके रखने की ताकत रखता था। हिटलर की पॉपुलैरिटी देखते हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी ने 1921 में हिटलर को पार्टी का सरबराह मुंतखब कर लिया। शुरू में हिटलर पार्टी का सरबराह बनने से इनकार करता रहा, मगर जब इसने पार्टी का ज़वाल देखा तो इसने पार्टी की क़ियादत संभाल ली। नाजी पार्टी का ये निशान हिटलर ने खुद मुंतखब किया था। ये निशान हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था। हिंदू, बुद्ध मत और जैन मत में इस निशान को रूहानियत की इलामत समझा जाता है। संस्कृत में इस निशान का मतलब फलाह या वेलफेयर के हैं। उस दौर में ये निशान यूरोप में खुशकिस्मती के तौर पर इस्तेमाल होता था। कई मशहूर ब्रांड्स अपने एड्स में इस निशान का इस्तेमाल करते थे। जर्मन लोग समझते थे कि हिंदू और जर्मन दोनों का ताल्लुक एक ही नस्ल से है, यानी दोनों आर्याई नस्ल से हैं। क्योंकि हिटलर खुद को जर्मन समझता था, इसलिए इसने इस निशान को नाजी पार्टी का निशान बना दिया। वो निशान जिसे रूहानियत की इलामत समझा जाता था, हिटलर ने उस निशान को खौफ और दहशत की अलामत में बदल दिया। जब जर्मनी आलमी ताकतों को खजाना अदा ना कर सका तो फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के शहर रोहर पर कब्जा कर लिया।
इस कब्जे का मकसद था कि यहाँ पर मौजूद कोयले की फैक्ट्री से पैसा कमा कर हर जाने की रकम पूरी की जाएगी। फ्रांस और बेल्जियम ने रोहट पर कब्जा तो कर लिया, मगर इन फैक्ट्रीज में लाखों जर्मन वर्कर्स काम करते थे। सो जर्मनी ने ऐलान किया कि सब जर्मन वर्कर्स काम करना छोड़ दें और बदले में जर्मन हुकूमत तमाम वर्कर्स को फ्री में पूरे साल की सैलरीज देगी। मगर वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लाखों मजदूरों को फ्री में सैलरीज दे पाती। इसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने नोट बनाने शुरू कर दिए, मगर बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की वजह से करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त जर्मनी में एक डबल रोटी की प्राइस 2 अरब मार्क तक पहुंच गई। लोगों को एक डबल रोटी खरीदने के लिए पैसों की बोरियां लानी पड़ती थी। लोग घरों में लकड़ियों की जगह करेंसी नोट चलाने लगे। इसका नुकसान अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ। उनके करोड़ों रुपए सिर्फ चंद महीनों में कागज़ का ढेर बनकर रह गए। इस वक्त में अमीर लोगों ने हिटलर का साथ देना शुरू किया। वो लोग हिटलर को इलेक्शंस में जितवाने की कोशिश करने लगे। इन लोगों में मशहूर कार कंपनी फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड भी शामिल थे। हिटलर ने जर्मनी के अमीर लोगों की सपोर्ट मिलने के बाद एसए के नाम से एक तंजीम बनाई। इस तंजीम के मेंबर्स ब्राउन शर्ट्स पहनते थे। इन मेंबर्स से हल्फ लिया गया था कि वो हिटलर के नाम पर मर मिटेंगे। 8 नवंबर 1923 के दिन हिटलर ने एसए के 3000 मेंबर्स के साथ मिलकर बगावत का ऐलान कर दिया, मगर जर्मन पुलिस ने नाजियों पर फायर खोल दिए। जवाब में नाजियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। इस मुकाबले में 14 नाजी और 4 पुलिस वाले मारे गए, मगर पुलिस हिटलर को अरेस्ट करने में कामयाब हो गई। हिटलर को 5 साल की कैद सुनाई गई, मगर नाजियों के दबाव पर हिटलर को 9 माह बाद आज़ाद कर दिया गया। जेल में कैद के दौरान हिटलर ने अपनी बुक लिखी। इस बुक का नाम माइन कैम्फ है, जिसका मतलब है मेरी जद्दोजहद। इस बुक में हिटलर ने अपने आने वाली कोशिशों का जिक्र किया था। इस बुक में हिटलर ने जर्मन आर्याई नस्ल को सबसे अजीम तर बताया था। उसका कहना था कि दुनिया की तमाम कौमें जर्मन लोगों से नीचे हैं, इसलिए पूरी दुनिया पर सिर्फ जर्मन लोगों का हक है। इसी बुक में हिटलर ने जर्मनी की हार और बुरे हालातों की वजह यहूदियों को बताया था। उसका मानना था कि अगर यहूदियों को ख़त्म कर दिया जाए तो जर्मनी के हालात ठीक हो सकते हैं। जेल से निकलने के बाद हिटलर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जर्मनी पर कब्जा करना है तो इसे इलेक्शंस जीतना होंगे। अपनी इलेक्शंस की मुहिम के लिए इसने गोइबल्स का इंतखाब किया। गोइबल्स को मंसूबा साजी का मास्टर कहा जाता था। गोइबल्स पोलियो का मरीज था और लंगड़ा कर चलता था। दोस्तों, ये वही गोइबल्स था जो कहता था कि झूठ इतना ज़्यादा और मुसलसल बोलो कि वो सच लगने लगे। गोइबल्स ने हिटलर के नज़रियात को पूरे जर्मनी में फैलाना शुरू कर दिया और वो बहुत जल्द इसमें कामयाब भी हो गया। गोइबल्स ने इलेक्शंस के दौरान लोगों से कहा कि हिटलर एक आम सा शख्स है जो शराब और सिगरेट नहीं पीता और वेजिटेरियन है। हिटलर के डर से नाजी लोग भी छुपकर संगार पिया करते थे, मगर हकीकत में हिटलर खुद अफीम का नशा करता था। हिटलर की गर्लफ्रेंड गैली ने अचानक खुदकशी कर ली। गैली हिटलर की सुतेली बहन की बेटी थी। इसकी अचानक मौत से हिटलर सदमे में चला गया, मगर चंद ही रोज बाद हिटलर को एवा ब्राउन नामी एक लड़की से प्यार हो गया। ये लड़की एक दुकान में काम किया करती थी। हिटलर ने अपने प्यार को सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि वो अवाम को कहता था कि उसका इकलौता प्यार सिर्फ जर्मनी है। हिटलर के पावर में आने से पहले ही एक 52 साला यहूदी शख्स हालात को देखते हुए जर्मनी छोड़कर चला गया। ये वही शख्स था जिसे बाद में इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई, मगर इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन थे। 23 जून 1933 को हिटलर पावर में आ गया। पावर में आने के बाद हिटलर ने सबसे पहले बाकी सियासी पार्टीज पर पाबंदी लगा दी, ट्रेड यूनियंस ख़त्म करवा दी, मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। वो बुक्स जो नाजी नजरियों के खिलाफ थी उन्हें जला दिया गया। रोहन हिटलर की तंजीम एसए का कमांडर था। ये हिटलर के मुखालिफिन पर हमले करवाया करता था, मगर जर्मन आर्मी रोहन के बहुत खिलाफ थी। जर्मन आर्मी को लगता था कि रोहन एसए के ज़रिए
जर्मनी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए वो रोहन को रास्ते से हटाना चाहते थे। रोहन हिटलर का वफादार साथी जरूर था, मगर हिटलर को अब रोहन से ज्यादा जर्मन आर्मी की जरूरत थी। सो हिटलर ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर रोहन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। 30 जून 1934 की रात हिटलर के जाती गार्ड्स जो एसएस कहलाते थे, वो ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। उन्होंने रोहन समेत 500 लोगों को कत्ल कर दिया। इस रात को आज भी नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स यानी लंबे चाकुओं की रात के नाम से याद किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वो पार्टी फंड से गुजारा किया करता था। पावर में आने के बाद हिटलर ने तमाम सरकारी इदारों में इसकी किताब माइन कैम्प खरीदना लाजमी कर दी। 1939 तक इस बुक की 5 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी थी, जिसकी सारी रॉयल्टी हिटलर को मिली। अपनी हुकूमत के दौरान हिटलर ने 5 अरब डॉलर्स की जायदाद बनाई। हिटलर ने पावर में आने के बाद जर्मनी में कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाए। कहा जाता है कि हिटलर ने जर्मनी की किस्मत बदल दी थी। इसके दौर में यहूदियों के अलावा कोई शख्स बेरोजगार नहीं था। वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी के लोगों ने इससे अच्छा दौर पहले कभी नहीं देखा था। यही बात थी कि जर्मनी के लोग हिटलर के दीवाने हो गए थे और हिटलर के लिए मार मिटने को तैयार थे। मुल्क पर पूरी तरह काबू पाने के बाद हिटलर का ध्यान अपनी शिकस्त की तरफ गया। उसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। हिटलर के दौर में 18 से 25 साल के हर लड़के के लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी कर दिया गया। जर्मनी की आर्मी की तादाद 5 लाख तक चली गई। 1933 तक जर्मनी हथियारों की तैयारी पर सिर्फ 3.5 बिलियन मार्क्स खर्च करता था, मगर 1339 तक यह रकम 26 मिलियन मार्क्स तक पहुंच गई। हथियारों की इतनी बड़ी तैयारी से जर्मनी में जॉब्स की कोई कमी नहीं रही। हिटलर ने जर्मनी को एक मिलिट्री मशीन में तब्दील कर दिया। आर्मी बढ़ाने के बाद हिटलर ने मुल्क में मौजूद यहूदियों को कुचलना शुरू किया। यहूदियों की जॉब्स उनसे छीन ली गई, उनसे वोटिंग का हक भी छीन लिया गया। स्कूल्स में बच्चों को यहूदियों से नफरत सिखाई गई। यहूदियों को निचले दर्जे के लोग समझा जाता था। कहा जाता है कि इस दौरान हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल करवाया था, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। मार्च 1936 में हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 का आगाज कर दिया। इसने पहले उन इलाकों को वापस लिया जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी से छीन लिए गए थे। उसके बाद हिटलर ने जर्मन फौजों का रुख चेकोस्लोवाकिया की तरफ कर दिया। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सदर एमिल हैचा से मुलाकात की और इसे इतनी धमकियां दी कि एमिल डर से बेहोश हो गया और इसे इंजेक्शंस लगाकर होश में लाना पड़ा। चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के बाद जब हिटलर पोलैंड की तरफ बढ़ा तो पूरी दुनिया को हिटलर के इरादों का इल्म हो गया। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे बर्तानिया और फ्रांस ने हिटलर को पैगाम भेजा कि पोलैंड के साथ जंग बंद कर दे या फिर हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जर्मनी के पास जंग बंद करने के लिए सिर्फ 2 घंटे यानी 11 बजे तक का टाइम था। 11:15 तक जर्मनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सो बर्तानिया के वजीर आजम ने रेडियो पर ऐलान किया, जर्मनी की तरफ से हमारे पैगाम का कोई जवाब नहीं दिया गया। सो अब बर्तानिया सरकारी तौर पर जर्मनी के साथ हालत जंग में है। इसके बाद फ्रांस की तरफ से भी ऐलान जंग कर दिया गया। हिटलर ने 1 साल से भी कम अरसा में हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के शहर पेरिस में सिर्फ 10 दिन में फतह का परचम लहरा दिया गया। हिटलर की कामयाबियों की वजह ड्रग्स थी। जर्मन फौजियों को खास किस्म की ड्रग्स दी जाती थी, जिससे जर्मन फौज कई दिन तक एक्टिव रह सकती थी। हिटलर खुद भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा था। हिटलर का पर्सनल डॉक्टर इसे कोकेन जैसे कई ड्रग्स के इंजेक्शंस लगा रहा था। इसके अलावा हिटलर को सूअर के जिगर से तैयार की गई मेडिसिन भी दी जाती थी। इन मेडिसिन से हिटलर एक्टिव रहता था। हिटलर अपनी बाजू को बगैर थके बहुत देर तक हवा में रख सकता था। फ्रांस पर कब्जे के बाद हिटलर ने बर्तानिया की तरफ रुख किया, मगर बर्तानिया ने हिटलर को एक सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज रेडार था। बर्तानिया उस वक्त तक रेडार इजाद कर चुका था। इस रेडार की मदद से
برطانیہ کو جرمنی کے طیاروں کا پہلے ہی علم ہو جاتا تھا اور وہ جرمنی کے طیارے مار گراتا تھا۔ برطانیہ نے صرف 4 ماہ میں جرمنی کے 1800 سے زائد طیارے تباہ کر دیے۔ برطانیہ کے بعد ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر کے ساتھی ہٹلر کو روکتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے رہنما بھی ہٹلر کو امن کا راستہ اپنانے کی درخواست کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے اپنی وفات سے پہلے ورلڈ وار 2 کی پیشن گوئی کی تھی، جبکہ مہاتما گاندھی نے 1940 میں ہٹلر کو لیٹر لکھ کر کہا تھا کہ وہ جنگ کی بجائے امن کا راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر برطانیہ نہیں تو کوئی اور قوم تمہارے ہی ہتھیاروں سے سیکھ کر تمہیں ہرا دے گی، مگر ہٹلر نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ تباہی پھیلاتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اس نے اپنی آرمی میں اعلان کیا کہ وہ روس کے دارالحکومت ماسکو کو دنیا سے مٹا دے گا اور اس کی جگہ پر وہ ایک جھیل بنائے گا جس سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ روس کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ روسی بچوں کو اسکول میں اپنے جرمن آقاؤں کی غلامی سکھائی جائے گی۔ روس پر حملہ کرنے کا بہترین وقت موسم گرما تھا، کیونکہ ہٹلر جانتا تھا کہ 19ویں صدی کے فرانسیسی شہنشاہ نیپولین کو روس میں شدید سردی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، سو وہ گرمیوں کا انتظار کرنے لگا۔ مگر جب گرمیاں شروع ہوئی تو ہٹلر نے روس پر حملے کی بجائے اپنی فوج اپنے دوست موسولینی کی مدد کے لیے یونان بھیج دی۔ اس طرح روس پر حملے کو 4 ہفتوں کے لیے ٹال دیا گیا۔ یہ 4 ہفتے ہٹلر کو بہت مہنگے پڑے۔ برسوں بعد جب وہ بنکر میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا، تب وہ چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا کہ کاش کوئی مجھے وہ 4 ہفتے لوٹا دے۔ 22 جون کی صبح 40 لاکھ کے قریب جرمن فوجی روس پر ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے کی خبر جب روس کے صدر اسٹالن کو ہوئی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ ایک پاگل پن کی کیفیت میں رہا۔ جب ہٹلر کی فوج ماسکو کے قریب پہنچی تو ہٹلر نے ایک اور غلطی کر دی۔ وہ ماسکو کو چھوڑ کر یوکرین کی طرف بڑھ گیا۔ شدید سردی کی وجہ سے جرمن فوج کو شکست ہونے لگی اور وہ سرنڈر کرنے لگی۔ روس سے جنگ کے وقت ہٹلر نے ایک اور غلطی کر دی۔ اسی ٹائم اس نے امریکہ سے بھی جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد ہٹلر کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک طرف روس کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف سے امریکہ آ رہا تھا۔ موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے بعد بھی جرمن لوگ ہٹلر کے ساتھ کھڑے تھے۔ 20 اپریل 1944 کے دن جرمن قوم نے ہٹلر کا برتھ ڈے دھوم دھام سے منایا۔ شکستوں کی وجہ سے ہٹلر کی حکومت ختم ہوتی چلی گئی اور آخری دنوں میں وہ ایک بنکر میں چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ بنکر میں ہٹلر بہت تکلیف سے گزرا تھا۔ وہ شکست کی وجہ سے مایوس تھا۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر چیختا چلاتا تھا۔ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ 30 اپریل 1945 تک روسی فوج بنکر کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 29 اپریل کو ہٹلر نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کر کے اسے ایوا ہٹلر بنا لیا۔ ایوا نے ہٹلر سے شادی کے لیے 15 سال تک انتظار کیا تھا، مگر اسے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے لیے 24 گھنٹے سے بھی کم کا ٹائم ملا۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کی۔ اس نے فوجی وردی پہنی، ورلڈ وار 1 میں ملنے والا تمغہ اپنی وردی پر سجایا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اپنی دلہن کے لیے اس کا آخری گفٹ تھا زہر کی گولیاں۔ گارڈ نے گولی چڑھنے کی آواز سنی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو دیکھا ہٹلر اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر چکا تھا۔ اس کی بیوی زہر کھا چکی تھی۔ ہٹلر کی موت کے بعد اس کے قریبی ساتھی گوئبلس نے بھی خودکشی کر لی۔ گوئبلس نے پہلے اپنے 6 بچوں کو زہر دیا، پھر اپنی بیوی کے ساتھ خود بھی خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی لاش سب سے پہلے دیکھنے والے گارڈ روچس کا کہنا ہے کہ ہٹلر بالکل بھی ظالم نہیں تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے مرنے سے پہلے تمام فوج کو وفاداری کے حلف سے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ دشمن اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ سو ہٹلر کے گارڈز نے ایسا ہی کیا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی لاشوں کو آگ لگا دی گئی، مگر روسی فوج نے آگ بجھا کر لاشوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ہٹلر کے دانتوں کے ریکارڈ سے لاش کی تصدیق کی گئی۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا
कि हिटलर के सिर्फ 5 दांत असली थे। शायद आपको जानकर हैरानगी हो कि सारी उम्र यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर का जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि हिटलर का डीएनए अफ्रीका के यहूदियों से मिलता है। इसके अलावा इसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन भी यहूदी थी, मगर हिटलर ये सब नहीं जानता था। 1970 में हिटलर की लाश की बाकियात को जर्मनी के दरिया में बहा दिया गया। इस तस्वीर के बारे में मशहूर है कि यह हिटलर की लाश की तस्वीर है, मगर आज तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। हिटलर तो दुनिया से चला गया, मगर दुनिया में इसके असरात आज भी मौजूद हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद पाकिस्तान और इंडिया जैसे कई मुल्क आज़ाद हुए। अपनी कौम को सबसे ऊपर रखने का नजरिया ख़त्म हुआ। लोगों ने मिलकर रहने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे बनाए गए। एटमी हथियारों पर पाबंदी लगाई गई, मगर आज भी कई लीडर्स हिटलर जैसी सोच रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।